वेलकम बैक। जैसा पिछले लेक्चर में बात हुई थी, वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद साइंटिफिक मैनेजमेंट, a concept which is holding a very important role in the study of management at all possible levels, whether it is class 12, BCom, BBA or even MBA. F.W. Taylor. Before we start about his introduction, children, don't forget to subscribe the channel if you have not done yet. और जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे फॉर इवन बेटर वीडियोस. सो वी स्टार्ट विद F.W. Taylor. A brief introduction to the person, the personality. He was regarded as a father of scientific management. Father of scientific management क्यों बोला गया इनको? He was a mechanical engineer, American citizen, and a very influential person who simply transformed the whole system of production. He was the first one who came up with the concept of, or the thought, even thought of scientific management, है ना? Then he was a very decorated person, बहुत ज़्यादा experienced, बहुत ज़्यादा renowned person. इनके दिए गए principles और techniques हम लोग आज भी पढ़ते हैं और उन्हीं पे बेस करके आगे भी चीज़ें जो evolve हो रही हैं, even today whatever are being involved in the field of management. Root is F.W. Taylor, the scientific management. So what is scientific management? Before scientific management was introduced, there was used to be a rule of thumb. Rule of thumb means what? A concept जहाँ पे कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से काम करते थे और वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे उसमें गलतियों के, लॉसेस के, डैमेजेस के, जिसकी वजह से efficiency or effectiveness was not achieved. Then father of scientific management came into the scene. He emerged and he came up with the concept. क्या किया इन्होंने? इन्होंने पूरे जॉब को छोटे टुकड़ों में बांट दिया. हर छोटा छोटा पार्ट अलग अलग पर्सन को असाइन कर दिया गया. एंड देन दोज पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. अब एक काम जो एक अकेला इंसान करता था, अब उसको चार लोग कर रहे हैं, चार अलग लोग कर रहे हैं. हर पर्सन इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहा है, ड्यू कोर्स में वो उसको स्पेशलाइज कर रहा है और हर इंडिविजुअल को उस काम को करने के लिए स्टैंडर्डाइज टूल्स, स्टैंडर्डाइज मेथड्स सिखाए गए, दिए गए. एंड एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ? हर इंडिविजुअल एक्टिविटी, हर इंडिविजुअल प्रोसेस बेटर हो गई, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करी, उसमें एफिशिएंसी आई एंड एज अ होल द organizational objectives were easily and nicely achieved. ठीक है? See, he coined four concepts. First is science, not rule of thumb. That means he came up with the idea that, see fellows, management यूं ही नहीं है कि मन में कुछ भी आया और कर दिया. साइंस है वो, इट इज़ नॉट रूल ऑफ थंब. फिर इसने बोला दे शुड बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब सौहार्द जिसको बोलते हैं हारमोनी को हिंदी में. दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में पीपल शुड बी रेडी टू वर्क एज अ टीम, नॉट एज एन इंडिविजुअल. अगर मैं क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ और मैं अपने सेंचुरी की चिंता कर रहा हूँ, इस बात की फिक्र नहीं कर रहा कि टीम का स्कोर कितना पहुँचना चाहिए, तो क्या मैं टीम के किसी काम का हूँ? नहीं, मैं टीम के किसी काम का नहीं. दिस इज़ वॉट इट इज़ द कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. जहाँ पे मैं अपने सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ इंडिविजुअलिज्म. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन. ओके, cooperation, harmony, and then see, first it is science, then it is harmony. There should be very good team spirit in the organization. Then comes cooperation. We should be able to think in group goals or the organizational goals terms. और अगर ऐसा हम कर रहे हैं, अगर हम उस बिज़नेस को साइंटिफिकली रन कर रहे हैं, हारमनी है बिज़नेस में, कोऑपरेशन है बिज़नेस में, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? दैट इज़ द फोर्थ वन, दिस वन,
दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सनल, मतलब हर इंडिविजुअल का जो उसकी बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी है वहाँ तक उसका डेवलपमेंट। ओके, सी टेलर बिलीव दैट ओनली वन बेस्ट मेथड इज देयर टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, मतलब किसी भी जॉब को करने का एक कोई बेस्ट तरीका होता है, वो बेस्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा? स्टडी और एनालिसिस से आएगा। और फिर क्या होगा? जब हम ट्रेडिशनल मेथड्स को स्टडी करेंगे, उनको मेथड्स को फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या कहाँ पे कमी है कैसे, देन ओनली वी कैन इम्प्रूव इट, देन ओनली वी कैन इम्प्रूव इट बाय evolving a standardized method and procedure. Then what will be the result? इससे क्या होगा? ह्यूमन एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा और मटेरियल भी बचेगा, मटेरियल की वेस्टेज नहीं होगी। जितना ज़्यादा बेटर, रिफाइंड या सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होगा उतना बेहतर आउटकम होगा। ओके, देन कम्स हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी हार्मनी, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। सी मैनेजर्स के पास, बेचारों के पास ये जॉब है कि हाँ उनको दूसरों से काम करवाना है, तो ऑब्वियसली उनके और सबॉर्डिनेट्स के बीच में रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा आएगा। तो यहाँ पे मैनेजर्स का जॉब है कि डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करें वर्कर्स का, और वर्कर्स का जॉब है कि वो इंश्योर करें कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहें, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम दे शुड बी एबल टू गेट इन टच विद देयर सुपीरियर्स, सो दैट एक जो कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे एक एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन कमाएगी, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो अच्छे बेनिफिट्स या अच्छे प्रॉफिट्स या अच्छे सैलरीज देगी अपने एम्प्लॉयज़ को। ये चीज़ें मैनेजर्स को और वर्कर्स को दोनों को समझ में आनी चाहिए, ये टेलर का कहना था। केवल ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई काम करते रहिए एंड देयर विल बी नो बेनिफिट फॉर यू, और यू जस्ट कीप गिविंग अस द बेनिफिट्स, वी विल नॉट डू एनी वर्क फॉर यू। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। देन कम्स कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दैट मीन्स, सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एक्सटेंशन है हारमनी का। कोऑपरेशन होता है किसके बीच में? लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। ज़रूरी है क्योंकि बिना उसके वो कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और जो कंपटीशन की फीलिंग होती है कि वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग बेटर देन मी, आई शुड डू बेटर देन हिम, ठीक है, इट्स गुड, हेल्दी कंपटीशन होना अच्छी बात है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट कंपटीशन शुड बी अवॉइडेड, कोऑपरेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब कि कोऑपरेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय, sorry, should be replacing the competition feeling. Then whatever the decisions are taken, whatever the activities are to be done, उसके लिए वर्कर्स को या लेबर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो टारगेट्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस कॉमन गोल की तरफ वो काम करते चलें। एज सिंपल एज दिस, ठीक है ना? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क दोनों चीज़ें मैनेजमेंट की भी हैं, वर्कर्स की भी हैं। देन कम्स डेवलपमेंट टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे 10 साल हो गए काम करते करते, और मैं आज भी उसी स्टेटस पे हूँ, आज भी उसी डेजिग्नेशन पे हूँ, आज भी मेरे अंदर वही स्किल्स हैं जो आज से 10 साल पहले थे, तो मैंने 10 साल क्या किया? सिर्फ पैसे कमाए? इज़ इट करेक्ट? एज एन इंडिविजुअल आई विल फील डिप्राइव्ड, आई विल फील डिजेक्टेड कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। तो ये एक इमोशन है जो कि हर एम्प्लॉय में आता है। मैनेजर्स का या ऑर्गेनाइजेशन का ये जॉब है कि वो इंश्योर करें कि एम्प्लॉयज़ ऐसा ना फील करें, दे शुड बी नाइसली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ट्रेंड to improve on their own as an individual as well. Okay, that's it. Yeah, these were the two small sessions. I hope you'll enjoy them, and make sure इनके notes आप अच्छे से copy करें सारी slides से, and do not forget, if there is any problem please get in touch. Okay, चलिए, God bless you.